असिस्टेंट कमिश्नर दफ्तर के बाहर रखी लकड़ी की बेंच के एक कोने पर वो लड़की सिमटी बैठी थी। उसने गहरे रंग का बहुत सादा सूट पहना हुआ था, जिसका दुपट्टा उसने अपने गिर्द मजबूती से लपेट रखा था। इसकी गोद में एक फाइल थी जिसे इसने दोनों हाथों से मजबूती से थाम रखा था। इसकी नजरें फर्श पर जमी थी। वो यहाँ कब से बैठी थी इसे खुद अंदाजा नहीं था। हर बार जब दफ्तर का दरवाजा खुलता उसका दिल हलक में आ जाता और वो जैसे बेख्तियार अपनी घनी पलकें उठाकर देखती, फिर मायूस होकर नजरें झुका लेती। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, लेकिन इस वक्त खौफ, थकन और न जाने कितनी रातों की बेआरामी से बुझा हुआ था। वो यहाँ क्यों आई थी, किस हिम्मत पर आई थी, ये वो खुद भी ठीक से नहीं जानती थी। बस इतना मालूम था कि उसके पास इस दरवाजे पर दस्तक देने के सिवा कोई की तैयारी तो एक बहुत दूर का सीएसएस रास्ता नहीं बचा था। सीएसएस ख्वाब था, एक बहाना था जो उसने खुद को यहाँ आने के लिए दिया था। असल मकसद सिर्फ इतना था कि शायद कोई मदद मिल जाए। बीबी जी, नायब कासिद की आवाज पर वो बुरी तरह चौंकी। उसने घबरा कर ऊपर देखा, साहब बुला रहे हैं। इसके हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा, इसे लगा बाहर खड़ा कासिद भी उसकी आवाज सुन लेगा। वो हिम्मत जमा करती हुई उठी। उसके कदम लर्ज रहे थे। इसने अपने दुपट्टे का कोना उंगलियों पर मरोड़ा और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अंदर आ जाऊं? इसकी आवाज इतनी धीमी निकली कि शायद इसे खुद भी सुनाई न दी हो। आ जाए। अंदर से एक भारी संजीदा आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और कदम अंदर रखा। ये एक बहुत बड़ा मुतासर कुन दफ्तर था। एक तरफ दीवार पर कायद आज़म की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। सामने एक बहुत बड़ी चमकती हुई मेज थी जिस पर शीशे के नीचे न जाने कितने कागजात दबे थे। मेज के पीछे एक आरामदेह ऊंची पुश्त वाली कुर्सी पर असिस्टेंट कमिश्नर हमजा बैठा था। वो 30-32 साल का वजी नौजवान था। उसकी आंखों पर चश्मा था, बाल सलीके से बने हुए थे और उसे सफेद शर्ट पर गहरे रंग की टाई लगा रखी थी। इसके चेहरे पर एक ऐसी अफसरशाही संजीदगी तारी थी जैसे इसके और सामने वाले के दरमियान एक ना नजर आने वाली दीवार खड़ी कर रखी थी। वो फाइलों पर तेजी से दस्तखत करने में मसरूफ था। इसे लड़की के दाखिल होने पर सर उठाकर नहीं देखा, सिर्फ हाथ के इशारे से इसे सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा। लड़की सहमी हुई कुर्सी के किनारे पर टिक गई। इसके हाथ अब भी फाइल पर मजबूती से जमे हुए थे। दफ्तर की ठंडक इसके घबराए हुए वजूद पर कोई असर नहीं कर रही थी। हमजा अगले 2 मिनट तक खामोशी से फाइलों पर दस्तखत करता रहा। ये इसका रोज का मामूल था। वो जानता था कि इस तरह की खामोशी सामने वाले साइल के असाब पर क्या असर डालती है। ये इस ताकत का खेल था जो ये कुर्सी पर बैठने वाले को सिखा देती थी। इसके लिए वो सिर्फ एक और केस थी जो कोई ना कोई मसला लेकर आई थी। जी, इसने फाइल बंद करते हुए कहा। बिलाखिर नजरें उठाए बगैर पूछा। इसकी आवाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ एक पेशा बनाना लाताल्लुकी थी। वो मुझे सीएसएस के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। इसकी आवाज कांप रही थी। हमजा ने पहली बार इसकी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए इसकी नजरें इसके घबराए हुए चेहरे पर ठहरी। घनी पलकें, चांद सा रोशन चेहरा इसके जहन ने लाशौरी तौर पर नोट किया, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी पेशा वराना लाताल्लुकी वापस आ गई। मैं सीएसएस की मालूमात के लिए आप किसी भी एकेडमी से राब्ता कर सकते हैं। इंटरनेट पर सारा मवाद मौजूद है। ये मेरा काम नहीं है। इसकी आवाज में हल्की सी बेजारी थी। वो रोजाना दर्जनों ऐसे लोगों से मिलता था जो सिफारिश या गैर जरूरी मदद के लिए आते थे। वो दरअसल लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। देखिए, अगर कोई और जायज मसला है तो बताएं, वरना मेरा वक्त जाया ना करें, हमजा ने सख्ती से कहा। लड़की की आंखों से 2 आंसू टूटकर इसकी गोद में रखी फाइल के कवर पर गिर गए। इसने हिम्मत की और कांपते हाथों से वो फाइल मेज पर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये मेरे कागजात हैं। हमजा ने बेजारी से फाइल अपनी तरफ खींची। इसके पास वक्त कम था। इसे अगली मीटिंग के लिए जाना था।
इसने लापरवाही से फाइल का कवर खोला। अंदर इसकी डिग्रियां, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और कुछ और कागजात थे। इसकी नजर सबसे ऊपर लिखी दरख्वास्त पर पड़ी और फिर इसके नीचे लिखे वालिद के नाम पर। इस लम्हे के लिए दफ्तर में छाया सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। हमजा के हाथ जो फाइल बंद करने वाले थे वहीं रुक गए। इसने इस नाम को दोबारा पढ़ा, प्रोफेसर अनवर अली। इसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। इसने तेजी से नजरें उठाई और इस लड़की को देखा जो अब खामोशी से आंसू बहा रही थी। तुम प्रोफेसर अनवर अली की बेटी हो? हमजा की आवाज में अब वो अफसर शाही नहीं थी बल्कि एक गहरी नाकाबिले यकीन हैरत थी। इसका लहजा यकदम बदल गया था। लड़की ने सिर्फ सिसकियों के दरमियान अपना सर इस बात में हिलाया। हमजा कुर्सी से ऐसे उठा जैसे इसे करंट लगा हो। वो मेज का चक्कर काटकर इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसका दिमाग माओ फोड़ रहा था। प्रोफेसर अनवर अली, वो शख्स जो इसका उस्ताद था, इसका मोहसिन, वो शख्स जिसने कॉलेज के दिनों में ना सिर्फ इसे पढ़ाया था बल्कि इसकी फीस भी अदा की थी जब इसके वालिद के हालात खराब थे। वो फरिश्ता, सिर्फ इंसान जिसने इससे कहा था, हमजा तुम एक दिन बड़े अफसर बनोगे, बस इंसानियत मत भूलना। और ये कि इसकी बेटी थी इस हाल में। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम यहाँ बाहर इतनी देर से क्यों बैठी हो? इसकी आवाज में अब गुस्सा और शर्मिंदगी थी। वो कुछ बोल ना सकी। हमजा ने जल्दी से इंटरकॉम का बटन दबाया। बाहर से किसी को मत भेजना जब तक मैं न कहूं। इसने नायब कासिद को हुक्म दिया। आपके वालिद का इंतकाल कब हुआ? इसने आवाज को काबू में रखते हुए पूछा। 2 साल पहले। हमजा ने गहरी सांस ली। इसने फैसला कर लिया था। ये फैसला एक असिस्टेंट कमिश्नर का नहीं बल्कि एक शागिर्द का था जो अपने उस्ताद का कर्ज चुकाना चाहता था। अब यहाँ शहर में कहाँ रह रही है? लड़की ने नफी में सर हिला दिया। कहीं नहीं, कुछ दिन पहले हॉस्टल छोड़ना पड़ा। इसने वो सच उगल दिया जो वो छुपाना चाहती थी। हमजा ने चंद लम्हे इसे देखा। इसकी आंखों में अब सिर्फ एक गहरी तशवीश थी। ठीक है, इसने फैसला को लहजे में कहा, आप मेरे साथ चल रही हैं? लड़की ने चौंक कर इसे देखा। कहा? मेरे घर, हमजा ने कहा और वापस अपनी मेज की तरफ बढ़ा। मेरा एक बंगला है अफसर्स कॉलोनी में। मैं वहां अकेला रहता हूँ जब तक आपके रहने का कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं हो जाता या जब तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर लेती, आप वही रहेंगी। लड़की की आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। नहीं भला मैं वहां कैसे? ये सब इसकी समझ से बाहर था। देखिए, मैं आपके वालिद मेरे उस्ताद थे। आप इनकी बेटी हैं। इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपकी मदद करूं और मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसने वही अल्फाज कहे जो इसके दिल में थे। इसने अपनी फाइलें समेटी, अपना कोट उठाया। इसका रवैया अब भी अफसराना था, लेकिन इसमें अब लाताल्लुकी नहीं बल्कि एक हुक्म और तहफ्फुज था। चले, इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। लड़की के पास कोई चारा नहीं था। वो इस अजनबी शहर में इस ताकतवर अफसर के सामने बेबस थी। इसने आंसू पूंछे और खामोशी से उठ खड़ी हुई। वो एक नामालूम मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रही थी, ये जाने बगैर कि फैसला इसकी और हमजा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दफ्तर का अमला हैरत से देख रहा था जब एसी साहब मामूल से पहले खुद दफ्तर से निकल रहे थे और इनके पीछे वो लड़की सर झुकाए चल रही थी जिसे वो घुटनों से बाहर बिठाए हुए थे। सरकारी गाड़ी बंगले की तरफ रवां दवा थी। हमजा ड्राइवर के साथ अगली सीट पर था और वो लड़की पिछली सीट पर कोने से लगी बाहर की अनजान सड़कों को देख रही थी। गाड़ी के अंदर एक गहरी बोझल खामोशी थी। स्याह सरकारी गाड़ी अफसर्स कॉलोनी के एक बड़े गेट के सामने रुकी। कॉलोनी के बंगले एक दूसरे से फासले पर बने थे। हर एक के गिर्द ऊंची दीवारें और वसी लॉन थे। गार्ड्स ने तेजी से गेट खोला और गाड़ी पोर्च में आ रुकी। हमजा खामोशी से अगली सीट से उतरा। आ जाए, हमजा ने पिछला दरवाजा खोलते हुए कहा। लड़की ने हिचकिचाते हुए कदम बाहर रखा। इसके पांव जमीन से लगते ही कांप गए। सामने का वसी और अरीज सफेद इमारत खड़ी थी। ये कोई घर नहीं था, ये एक महल लगता था। कम से कम इनके लिए पोर्च की रोशनियां जली हुई थी और बड़े से लॉन में फवारे से गिरते पानी की धीमी आवाज आ रही थी। इसने अपनी पुरानी फाइल को सीने से मजीद भींच लिया। वो इस जगह के शान बिल्कुल नहीं थी। इसके कपड़ों पर सिफर की धूल थी
اور اس کا وجود تھکن سے چور تھا۔ ایک ادھیر عمر کا سفید وردی میں ملبوس ملازم جو شاید گھر کا نگران تھا تیزی سے باہر آیا۔ اس کا نام رحمت تھا۔ صاحب آج آپ جلدی، رحمت کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں حمزہ کے پیچھے کھڑی اس اجنبی پریشان حال لڑکی پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں ایک واضح سوال ابھرا جسے اس نے فوراً ہی پیشہ ورانہ مہارت سے چھپا لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے بنگلے پر وہ بھی اس وقت ایک جوان لڑکی کا ہونا معمول کی بات نہیں تھی۔ رحمت، یہ میری مہمان ہے۔ حمزہ کے لہجے میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ ان کے والد میرے استاد تھے، یہ کچھ دن یہی ٹھہریں گی۔ رحمت نے سر جھکا کر اسے اور پھر لڑکی کو سلام کیا۔ جی بہتر صاحب، ان کے لیے اوپر والا گیسٹ روم کھلوا دو، حمزہ نے حکم دیا۔ اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ خود لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ کو اس پر شدید ترس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ ایک اجنبی مرد کے گھر پر اس طرح آنا۔ آ جاؤ اندر، اس نے ایک بار نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے پہلا قدم اٹھایا اور بنگلے کے ٹھنڈے ماربل فرش پر پاؤں رکھا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ مروب کن تھا۔ ہر طرف قیمتی فرنیچر، دیواروں پر پینٹنگز اور ایک ایسی خاموشی تھی جس میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ بی بی جی آپ ادھر آ جائیں۔ رحمت نے جو اب تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے ایک بار سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ، حمزہ نے کہا، آرام کرو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ وہ خاموشی سے رحمت کے پیچھے چل پڑی۔ حمزہ اسے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایک کمزور بے سہارا لگ رہا تھا۔ آٹو پلیس سایہ جو اس کے بڑے سے گھر میں بالکل اس نے اپنا چشمہ اتارا اور آنکھیں ملی۔ اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا اپنے استاد کی بیٹی کو پناہ دے کر، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی اپنی زندگی پر کیا اثر ڈالے گا۔ وہ تھک کر صوفے پر گر گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک عام سا دن اس طرح کے طوفان پر ختم ہوگا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اسے گھر پر اطلاع دینی چاہیے تھی، کم از کم اپنے دادا جان کو جو اس کے خاندان کے سربراہ تھے اور جن سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا اور محبت کرتا تھا۔ کل بتا دوں گا، اس نے سوچا اور فون واپس جیب میں رکھ لیا۔ اوپر گیسٹ روم میں لڑکی دروازے کے ساتھ پشت لگائے کھڑی تھی۔ یہ کمرہ اس کے پورے گھر سے بڑا تھا۔ ایک بڑا سا بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل اور ساتھ ہی ایک اٹیچ باتھ روم جس میں ہر آسائش موجود تھی۔ رحمت نے اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ بی بی جی، یہ کھانا ہے، صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے نظر اٹھا کر کھانے کو دیکھا۔ اسے بھوک کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سارا وجود اندر سے کانپ رہا تھا۔ شکریہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی جی صاحب ناراض ہوں گے، آپ تھوڑا سا کھا لیں، رحمت نے اصرار کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا لیا جو اس کے حلق میں اٹک گیا۔ رحمت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ جیسے دروازہ بند ہوا، اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اس کی سسکیاں اس بڑے خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اپنی قسمت کو رو رہی تھی اور اس اجنبی چھت کے نیچے ایک اجنبی افسر کے رحم و کرم پر ہونے پر کانپ رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اصل طوفان تو بھی آنا باقی تھا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ وہ رحمت کو دوبارہ کچھ کہنے والا تھا کہ باہر پورچ میں ایک نہیں بلکہ 2 گاڑیوں کے رکنے کی تیز آواز آئی۔ حمزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا، بنگلے کا مرکزی دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا اور اندر داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر حمزہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سامنے اس کے دادا جان سردار ہاشم خان کھڑے تھے۔ 70 سال سے زیادہ عمر کے باوجود ان کی کمر سیدھی اور آواز میں وہی پرانا روب اور دبدبا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی نقش و نگار والی چھڑی تھی۔ ان کے پیچھے اس کی دادی اماں بیگم ہاشم اور ان کے پھپھو سریا داخل ہوئیں۔ ان کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ دادا جان، آپ اس وقت خیریت؟ حمزہ نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ آپ نے اطلاع؟
हमें यहाँ आने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हमजा, सरदार हाशिम की गरजदार आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। हम लाहौर एक अजीज की अयादत को गए थे। वापसी पर सोचा अपने साहब बहादुर पोते से भी मिलते जाएं, जिसके पास पिछले 6 महीने से अपने खानदान के लिए वक्त नहीं है। ये एक तंज था और हमजा इसका आदी था, लेकिन आज इस तंज में जहर था। नहीं दादाजान, मेरा मतलब वो नहीं था। आप बैठे, इसे जल्दी से कहा। रहमत, पानी लाओ। हम पानी पीने नहीं आए, फूफो सुरैया ने नाक चढ़ाते हुए कहा। हम तो ये देखने आए थे कि हमारा एसी साहब यहाँ क्या गुल खिला रहा है। हमजा को लगा जैसे किसी ने इस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या मतलब फूफो? मतलब हम सब जानते हैं, दादी माँ ने सर्द लहजे में कहा। कचहरी से किसी ने फोन किया था हमारे ड्राइवर को। इसने बताया कि साहब आज दफ्तर से एक जवान लड़की को साथ लेकर बंगले पर गए हैं। हमजा का खून खुश्क हो गया। खबर इतनी जल्दी फैल चुकी थी। दादाजान, वो आप गलत समझ। खामोश। सरदार हाशिम ने छड़ी फर्श पर मारते हुए कहा। कहाँ है वो लड़की? हमजा के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। इसका पूरा करियर, इसकी इज्जत, इसके खानदान का नाम, सब कुछ दांव पर लग गया था। इसका अफसर शाही का खोल पिघल चुका था। मैं पूछ रहा हूँ हमजा, वो लड़की कहाँ है? दादाजान की आवाज बुलंद हुई और तभी सीढ़ियों पर आहट हुई। वो लड़की जो शायद शोर सुनकर घबरा कर बाहर निकली थी, सीढ़ियों के ऊपर नींद तारीकी में खड़ी थी। इसकी घनी पलकें आंसू से भीगी हुई थी और चेहरा खौफ से सफेद पड़ा था। वो रही, फूफो सुरैया ने ऐसे चीख कर कहा जैसे इसने कोई मुजरिम पकड़ लिया हो। सभी नजरें इस पर जम गई। एक लम्हे के लिए लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई। दादी माँ ने नागवारी से मुंह फेरा। सरदार हाशिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हमजा, दादाजान ने इस बार खतरनाक हद तक धीमी आवाज में पूछा, ये लड़की कौन है? हमजा ने एक नजर अपने दादा के गजबनाक चेहरे पर डाली और एक नजर सीढ़ियों पर खड़ी इस लड़की पर, जो अब किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर सकती थी। सच, अगर इसने सच कहा कि मेरे उस्ताद की बेटी है, बेघर थी, मैंने नेकी की नीयत से पनाह दी है, तो क्या वो मानेंगे? हरगिज नहीं। इसकी फूफो इस बात का बतंगर बना देगी। वो इसे आवारा और बदचलन कहेंगी। वो इस लड़की को इसी वक्त घर से निकाल देंगे। एक बेसहारा यतीम लड़की रात के इस पहर कहाँ जाएगी? और इसका, हमजा का असिस्टेंट कमिश्नर का क्या बनेगा? ये स्कैंडल इसके करियर को तबाह कर देगा। इसके पास सिर्फ चंद सेकंड थे। इसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, एक अफसर का दिमाग जो नुकसान को कम से कम करना जानता है। इसने गहरी सांस ली। ये झूठ इसके हलक में अटक रहा था, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दादाजान, इसकी आवाज अजनबी और खुरदरी निकली। ये मेरी बीवी है। एक और सन्नाटा, एक बार पहले से भी ज्यादा गहरा। फुब्बो सुरैया का मुंह हैरत से खुला रह गया। दादी माँ ने चौंक कर हमजा को देखा। सरदार हाशिम की आंखें, जो गुस्से से लाल थीं, अब हैरत से सिकुड़ गईं। ऊपर खड़ी लड़की ने यह सुना और इसकी आंखें नाकाबिले यकीन हद तक फैल गईं। इसने दीवार का सहारा लिया, जैसे इसके पांव तले से जमीन निकल गई हो। बीवी? क्या? दादी अम्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा। बीवी? हमजा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हम सबसे छुपकर शादी कर ली। अब गुस्से की जगह एक नई अजियत ने ले ली थी। हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। फूफा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। किससे कर ली शादी? कौन है ये लड़की? इसका खानदान क्या है? अरे हमें बताया तक नहीं। दादाजान, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। हमजा अब अपनी ही झूठ के जाल में फंस चुका था। बस बहुत अचानक हो गया। मैं आपको बताने वाला था। अचानक? सरदार हाशिम अब भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। इनके काबी निगाहें हमजा के चेहरे का जायजा ले रही थी। कब हुआ ये सब? कहाँ हुआ? निकाहनामा कहाँ है? हमजा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो हमजा। दादाजान गिरजे, तुम हम सबको बेवकूफ समझ रहे हो। तुमने एक गैर लड़की को घर में रखा और जब पकड़े गए तो इसे अपनी बीवी कह दिया। तुमने ये सोचा कि हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लेंगे। दादाजान, खुदा के लिए आप मेरी बात। बस। सरदार हाशिम ने इसे टोक दिया। इसका चेहरा किसी भी जज्बे से आरी एक पत्थर की तरह सख्त था। वो चंद लम्हे टहलते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में हो।
फूफो और दादी माँ आपस में खुसर पुसर कर रही थी और इस लड़की को हकारत भरी नजरों से देख रही थी, जो अभी सीढ़ियों पर बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। ठीक है, दादा जान अचानक रुके और हमजा की तरफ मुड़े। तुमने कहा ना कि ये तुम्हारी बीवी है। हमजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो हम मान लेते, दादा जान ने कहा, और इनके लहजे ने हमजा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। लेकिन इन्होंने अपनी बात जारी रखी। ये शादी अब सबके सामने हमारे तरीके से होगी। जो तुमने छुप कर किया है, इससे अब असल में करना होगा। क्या क्या मतलब? हमजा का खून मुंजमद हो गया। मतलब ये, दादा जान ने अपनी छड़ी का रुख इस लड़की की तरफ किया, कि अगर तुमने इससे अपनी बीवी माना है तो अब हम इसी वक्त तुम दोनों का निकाह पढ़वाएंगे। ये एक ऐसा बम था जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। दादा जान, आप होश में तो हैं? हमजा चीख पड़ा। आप मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल होश में हूँ, हमजा हाशिम खान। दादा जान की आवाज में वो इख्तियार था जिससे हमजा हमेशा कांपता था। तुमने खानदान की इज्जत को दांव पर लगा दिया। या तो तुम सच बोलो कि लड़की कौन है, और फिर मैं इसे अभी इसी वक्त धक्के देकर इस घर से निकालूंगा और कल अखबार में तुम्हारी स्कैंडल की खबर फैलेगी। या फिर तुम अपने झूठ पर कायम रहो और इससे अभी निकाह करो, ताकि कल कोई हम पर उंगली ना उठा सके। ये एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल थी। हमजा फंस चुका था। अगर वो सच बताता तो ये लड़की रात के इस पहर सड़क पर होती और इसका अपना करियर खत्म हो जाता, और अगर वो झूठ पर कायम रहता तो ये कोई मजाक नहीं है। दादा जान, आप एक लड़की की जिंदगी का फैसला ऐसे नहीं कर सकते, इससे पूछे बगैर। हमजा ने आखिरी कोशिश की। पूछना क्या है? सरदार हाशिम इसकी बात काटकर खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए। वो इनकी बहुत हैबत से ही कांप रही थी। बेटी, इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर नरम मगर फैसला कुन लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बामुश्किल अपनी आवाज तलाश की। महानूर। महानूर, दादा जान ने दोहराया। तुम्हारा कोई खानदान है, कोई भाई बाप, कोई सरपरस्त जो इस वक्त यहाँ आ सके? महानूर ने खामोशी से आंसुओं के दरमियान नफी में सर हिलाया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अल्फाज जैसे ही अदा हुए, सरदार हाशिम ने फैसला सुना दिया। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, तुम्हारा दादा। इन्होंने ऐलान किया, और बहैसियत तुम्हारे वली मैं तुम्हारा निकाह अपने पोते हमजा हाशिम खान से करवा रहा हूँ। नहीं, हमजा ने चीखना चाहा, लेकिन इसकी आवाज नहीं निकली। नहीं, प्लीज। मानूर ने पहली बार इल्तिजा की। ऐसा मत करें। मैं खामोश। इस बार दादी अम्मा बोली। लड़की, तुम शुक्र करो कि तुम्हें इस घर में पनाह मिल रही है, इज्जत मिल रही है, वरना तुम्हारा जो हाल था इसके बाद सड़कों पर होती। सुरैया, दादा जान ने अपनी बेटी को हुक्म दिया, रहमत से कहो कि करीबी मस्जिद के मौलवी साहब को फोन करे। इन्हें कहो सरदार हाशिम ने बुलाया है, फौरन आए। और तुम, इन्होंने हमजा की तरफ मुड़कर कहा, जाकर तैयार हो जाओ। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, इस खानदान के वारिस हो, और तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं, वरना आज तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये एक हतमी फैसला था, एक हुक्म था। हमजा बेबसी से इस लड़की को देख रहा था जिसे वो बचाना चाहता था, लेकिन अपने ही झूठ से इसने इसे एक ऐसी कैद में धकेल दिया था जिससे रिहाई शायद मुमकिन नहीं थी। वो जो सीएसएस की तैयारी के लिए सिर्फ मालूमात लेने आई थी, अब से कुछ ही देर में असिस्टेंट कमिश्नर हमजा हाशिम खान की बीवी बनने वाली थी। इसे क्या पता था कि ये झूठ इतनी जल्दी सच बन जाएगा। बंगले के वसी लाउंज में कयामत खेज खामोशी तारी थी। मौलवी साहब, जो सूरत हाल की संगीनी से बेखबर, सिर्फ सरदार हाशिम खान के हुक्म पर रात के इस पहर चले आए थे। सोफे पर तस्बीह पढ़ रहे थे। फूफो सुरैया गुस्से से टहल रही थी। हमजा हाशिम खान, असिस्टेंट कमिश्नर, अपने ही घर में एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था। वो अपने दादा के फैसले के सामने बेबस था। इसने एक नजर सीढ़ियों से उतरती महानूर पर डाली। रहमत ने इसे दादी माँ की एक पुरानी सुर्ख भारी चादर उड़ा दी थी, जिसमें इसका वजूद और भी सुकड़ा हुआ और बेबस लग रहा था। इसका चेहरा आंसुओं से तर था और आंखें खौफ से बेजान थी। महानूर, ये नाम इसके जहन से टकराया और अचानक वक्त जैसे कई बरस पीछे चला गया। हमजा 20-22 साल का एक संजीदा, दुबला पतला और ज़हीन नौजवान अपनी मोटरसाइकिल को गली के कोने पर खड़ा कर रहा था। वो अपने कॉलेज का टॉपर था। इसकी मंजिल
सिविल सर्विस थी, इसलिए वो आज एक प्रोफेसर के पास रहनुमाई के लिए आया था, प्रोफेसर अनवर अली। इसे प्रोफेसर साहब के घर के एक छोटे से सब्ज रंग के गेट पर दस्तक थी। आ जाओ हमजा बेटे। अंदर से प्रोफेसर साहब की शफीक आवाज आई। हमजा अदब से अंदर दाखिल हुआ। प्रोफेसर अनवर अली अपने छोटे से किताबों से भरे स्टडी रूम में बैठे थे। कमरे में पुरानी किताबों और चाय की महक रची थी। बैठो, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आईने पाकिस्तान ने फिर तंग कर कहा। हमजा ने झिझकते हुए बैग से नोट्स निकाले। सर, वो मारूजी सवालात, मुझे लगता है कि मैं कभी ये इम्तिहान पास नहीं कर पाऊंगा। इतनी ज्यादा तफसीलातें प्रोफेसर अनवर ने कहकर लगाया। हमजा, तुम ज़हीन हो, बहुत ज़हीन, लेकिन तुम हर चीज को किताब के नजरिए से देखते हो। अफसर बनने के लिए सिर्फ इल्म नहीं, दिल भी चाहिए होता है। बाहर निकलो, लोगों को देखो, जिंदगी को समझो। सर, मेरे पास जिंदगी समझने का वक्त नहीं है। मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमजा ने संजीदगी से कहा, जो इसकी उम्र से कई ज्यादा थी। तुम हो ही प्रोफेसर साहब के संजीदा स्टूडेंट। ये आवाज किसी लड़की की थी जो किसी कोने से आई और फिर कहके में डूब गई। हमजा ने चौंक कर देखा, आवाज खिड़की से आई थी। प्रोफेसर साहब ने एक थका हुआ मगर मोहब्बत भरा सांस लिया। मानूर, मैं पढ़ रहा हूँ, तंग मत करो। अब्बा जान, मैं तंग कहाँ कर रही हूँ? मैं तो आम तोड़ रही हूँ। हमजा ने बेख्तियार खिड़की से बाहर झांका। सामने एक छोटा सा सेहन था जिसकी 4 फुट ऊंची 4 दीवारी थी और इस मंडेर पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में एक 17-18 साल की लड़की तवाजुन कायम रखने की कोशिश कर रही थी। इसने सब्ज रंग का ढीला ढाला सूट पहना था, दुपट्टा कमर से बंधा था और इसके हाथ में एक लंबी सी डंडी थी जिसे वो सामने दरख्त से लटकते आम को गिराने की कोशिश कर रही थी। वो प्रोफेसर अनवर अली की बेटी थी, माहनूर। वो हमजा के बिल्कुल बरक्स थी। वो जिंदगी से भरपूर, शोर मचाती, लापरवाह और शरारती थी। हमजा जब भी यहाँ पढ़ने आता, इससे माहनूर की हंसी, इसके गानों की आवाज या इसकी अपनी सहेलियों से झगड़ने की आवाजें आती रहती। अरे गिर जाऊंगी, वो चीखी और एक लम्हे के लिए इसका तवाजुन बिगड़ा। हमजा का दिल एक पल को रुका। वो बेख्तियार खड़ा हो गया। प्रोफेसर साहब, वो गिर जाएंगी। इससे पहले कि प्रोफेसर साहब कुछ कहते, मानूर ने अपना तवाजुन बहाल कर लिया, डंडी फेंकी और खुद ही छलांग लगाकर मुंडेर से सहन में कूद गई। गिर गई, गिर गई, इसने कहका लगाया और गंदे हाथों से मिट्टी में गिरा। आम उठा लिया। फिर इसकी नजर खिड़की में खड़े हमजा पर पड़ी जो इसे घूर रहा था। माहनूर ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। हमजा को लगा वो शर्मिंदा होगी, लेकिन वो उल्टा मुस्कुरा दी। इसने आम दांतों से काटा और आंख मारते हुए बोली, क्या देख रहे हो अफसर साहब, आम खाओगे? हमजा बुरी तरह झींक गया। वो तेजी से खिड़की से हट गया। इसके गाल सुर्ख हो गए थे। माफ करना बेटे, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बहुत शरारती है, किसी की नहीं सुनती। इसकी माँ होती तो शायद कोई तहजीब सीख जाती। नहीं सर, कोई बात नहीं। हमजा ने जबरदस्ती अपनी तवज्जो वापस किताबों पर मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन इसके कानों में अब भी इसकी बेबाक हंसी गूंज रही थी और इसके लब मुस्कुरा रहे थे। एक दिन हमजा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस जा रहा था। वो जैसे गेट से निकला, इसे लगा कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो चंद कदम और चला। भूत! एक तेज चीख इसके कान के पास आई और कोई इसकी कमीज पकड़ कर लटक गया। हमजा बुरी तरह डर गया। इसके हाथ से किताबें छूटकर जमीन पर गिर गईं। इसने मुड़कर देखा तो माहनूर, जो गेट की ओट में छुपी हुई थी, हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। डर गए, डर गए। मुस्तकबिल के असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक लड़की से डर गए। वो तालियां बजा रही थी। हमजा का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। ये लड़की इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। ये क्या बदतमीजी है माहनूर, इसने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारे वालिद का शागिर्द हूँ। तो क्या हुआ? वो कंधे उचकाकर बोली। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अब्बा जान के शागिर्द हो, मेरे थोड़े हो। तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो हर वक्त? लगता है जैसे अभी अभी किसी का जनाजा पढ़कर आए हो। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। हमजा ने गुस्से से अपनी किताबें उठाई। अच्छा, नाराज मत हो संजीदा स्टूडेंट। उसके करीब आई। ये लो। इसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। क्या है ये?
हमजा ने शक से देखा। खोलो तो सही। हमजा ने हिचकिचाते हुए इसकी मुट्ठी खोली। इसमें कच्चे आम की चंद काशे थी जिन पर नमक मिर्च लगा था। ये सिन वाला आम है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। गुस्सा कम करने के लिए खा लो। हमजा ने इसे घूर कर देखा, लेकिन फिर ना जाने क्यों इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने वो काशे ले ली। देखा, हंस सकते हो तुम भी, महानूर ने फातिहाना अंदाज में कहा, और अब आ गए कहकर वापस घर के अंदर भाग गई। हमजा वहीं खड़ा रह गया। इससे जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। वो बेवकूफ थी, बेबाक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और जिंदगी थी जो हमजा ने कभी किसी में नहीं देखी थी। वो सीएसएस के इम्तिहान के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहा था। वो प्रोफेसर साहब से दुआ लेने आया था। सर, आपकी बहुत मेहरबानी अगर आप ना होते। नहीं हमजा, प्रोफेसर साहब ने इसे गले लगाया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, मुझे तुम पर फख्र है। जाओ और कामयाब होकर लौटना। वो गेट तक आए, लेकिन आज महानूर कहीं नजर नहीं आ रही थी। ना इसकी हंसी ना शरारतें। महानूर कहाँ है सर? इसने बेख्तियार पूछ लिया। इससे बुखार है, कमरे में है। प्रोफेसर साहब के लहजे में तशवीश थी। हमजा, वो अचानक संजीदा हो गए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर, आप हुक्म करें। मैं इस लड़की के बारे में बहुत फिक्रमंद रहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा, जहां शायद वो थी। ये दुनिया बहुत जालिम है हमजा, और ये बहुत मासूम है। इसके पास मेरी दुआओं के सिवा कुछ नहीं। अगर अगर जिंदगी में कभी से तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, अगर वो कभी मुसीबत में हो, तो इसका साथ देना। क्या तुम ये वादा करोगे? हमजा ने इस वक्त इसकी बात की गहराई को नहीं समझा था। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हैं ना इसके लिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। प्रोफेसर साहब की आवाज हमजा के कानों में गूंजी। हमजा हाशिम खान वल्द, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज ने इस हॉल में वापस ला पटका। इसे नजरें उठाई। सामने वही लड़की खड़ी थी जो अब मंडेर पर हंस नहीं रही थी, जो अब इसे डरा नहीं रही थी। वो एक यतीम, बेसहारा, टूटी हुई लड़की थी। ये वही महानूर थी, इसके उस्ताद की बेटी। हमजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रोफेसर साहब का चेहरा इसकी आंखों में घूम गया। अगर वो कभी मुसीबत में हो, तो इसका साथ देना। इसने आज इसका हाथ थामा था, एक झूठ भूलकर इसे अपने बंगले पर लाकर, और अब कबूल है। इसकी अपनी आवाज इसे अजनबी लगी। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर की आवाज नहीं थी, ये एक शागिर्द की आवाज थी जो अपने उस्ताद का कर्ज चुका रहा था। निकाह के इस रात से एक हफ्ता पहले असिस्टेंट कमिश्नर हमजा हाशिम खान का ऑफिस रात के 8 बजे भी रोशन था। मेज पर फाइलों का अंबार लगा था, और वो अपनी ऐनक के पीछे थकी हुई आंखों के साथ एक एक फाइल पर तेजी से दस्तखत कर रहा था। इसका शुमार जिले के सख्त तरीन, ईमानदार और असूल पसंद अफसरों में होता था। इसके लिए कानून से बालातर कुछ नहीं था। तभी इसके पर्सनल असिस्टेंट ने इंटरकॉम पर इतला दी, सर, वो मुखबिर लाइन पर है। हमजा ने एक लम्हे के लिए कलम रोका। इसे अपने काम के एक हिस्से से शदीद नफरत थी, लेकिन वो जानता था कि शहर को साफ रखने के लिए ये गंद भी साफ करना जरूरी था। इसने फोन उठाया। बोलो। इसके लहजे में सर्द मेहरी थी। साहब जी, दूसरी तरफ से एक घुटी घुटी चौकस आवाज आई। पक्की खबर है? न्यूज़गढ़ हॉस्टल जो इंडस्ट्री एरिया के पास है साहब, इसके अंदर धंधा होता है। आज रात कोई बड़ी पार्टी है, बाहर से भी लड़कियां आई हुई हैं। हमजा ने आंखें बंद कर ली। एक और हॉस्टल, एक और बदनामी का गढ़। ये हॉस्टल्स गरीब, बेसहारा तालिबात और नौकरी पेशा लड़कियों के नाम पर रजिस्टर होते थे, लेकिन इनकी आड़ में क्या होता था ये सब जानते थे। कितनी पक्की खबर है? साहब जी, 100% पक्की। हमजा ने फोन बंद कर दिया। इसने अपनी ठोड़ी को मुट्ठी से रगड़ा। ये काम नाजुक होते हैं, इसमें इज्जतें दांव पर लगी होती हैं, लेकिन अगर खबर सच थी तो ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता था। इसने चंद लम्हे सोचने को लगाए और फिर फैसला कर लिया। जावेद, इसने अपने पीए को आवाज दी, एसएचओ थाना सदर को कहो नफरी तैयार करे, और सबसे अहम 4 लेडी कांस्टेबल्स लाजमी साथों 10 मिनट में मेरे दफ्तर के बाहर मिले। सर, अभी? हाँ, अभी। हमजा ने अपना कोट उठाया। इसकी थकन गायब हो चुकी थी। इसकी जगह पेशा वाराना सख्ती ने ले ली थी।
न्यू गर्ल्स हॉस्टल की इमारत एक निस्बतन तारीख गली में थी। बाहर से ये किसी भी आम हॉस्टल की तरह लग रही थी जिसका रंग और रोगन उखड़ा हुआ था। हमजा अपनी सरकारी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा था, जबकि पुलिस मोबाइल खामोशी से गली के दोनों सिरों को बंद कर चुकी थी। सर, एसएचओ ने कहा है, हुक्म दे, लेडी अफसरान आगे रहेंगी। हमजा ने हतमी हदायत दी, कोई तमाशा नहीं बनाना है, जो सबूत मिले और जो मुलव्विस हो सिर्फ इन्हें उठाना है, बाकी लड़कियों को हरासा नहीं करना, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर करना है। जी सर। हमजा गाड़ी से उतरा। इसने अपने इर्द गिर्द पुलिस के हसार में हॉस्टल के जंग आलूद गेट को देखा, एक गहरी सांस ली और गेट को जोर से धकेला। अंदर का मंजर वो नहीं था जिसकी वो तवक्को कर रहा था। ये कोई शोर शराबे वाली पार्टी नहीं थी। हॉस्टल का लाउंज बज़ाहिर पुरसकून था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन और सस्ते परफ्यूम की बू रची थी। एक अधेड़ उम्र की मेकअप में लथड़ी औरत, जो शायद वार्डन थी, इन्हें देखकर बौखला गई। कौन है आप लोग? ये लड़कियों का हॉस्टल है, आप अंदर कैसे? असिस्टेंट कमिश्नर। हमजा ने अपना कार्ड दिखाया। और ये पुलिस है, हमें हॉस्टल की तलाशी का वारंट हासिल है। तलाशी? कैसी तलाशी? औरत ने चीखना चाहा, लेकिन हमजा के सर्द लहजे और पुलिस को देखकर इसकी आवाज दब गई। इंस्पेक्टर। हमजा ने लेडी एसएचओ को इशारा किया, कार्रवाई शुरू करें। लेडी पुलिस अफसरान तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ी, जबकि मर्द कांस्टेबल ने दाखिली रास्तों और लाउंज को महफूज कर लिया। हमजा वही लाउंज के बीच में खड़ा हो गया, इसकी नजरों पर कोने का जायजा ले रही थी। चंद ही मिनटों में ऊपर से चीखों, पुकार, रोने और मिन्नत समाजित की आवाजें आने लगी। ये वो आवाजें थी जिनका हमजा आदी हो चुका था। साहब छोड़ दे मेरी इज्जत, मैं यहाँ सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। ये वार्डन झूठ बोल रही है, इसने हमें फंसाया है। लेडी कांस्टेबल एक एक करके लड़कियों को नीचे ला रही थी। कुछ ने जल्दी में दुपट्टे ओढ़े थे, कुछ के बाल बिखरे हुए थे और कुछ के चेहरों पर ढिठाई थी। ये वो मंजर था जो हमजा की रूह को हमेशा मगदर कर देता था। ये मजबूरियां थी या लालच या दोनों। इन सबको मोबाइल में बिठाओ, एसएचओ ने हुक्म दिया। हमजा की नजरें लड़कियों का जायजा ले रही थी। वो सब खौफजदा थी, लेकिन इनके खौफ में भी एक मानूसियत थी, जैसे इन्हें मालूम था कि पकड़े जाने पर क्या करना है। फिर इसकी नजर एक आखिरी लड़की पर पड़ी। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसे एक सीनियर लेडी कांस्टेबल बाजों से पकड़े नरमी से ला रही थी। इसने मुकम्मल हिजाब किया हुआ था, एक बड़ा सा काला बाया और चेहरे पर नकाब था। इसका पूरा वजूद इस माहौल से, इस इमारत से और इसके साथ चलती बाकी लड़कियों से यकसर मुख्तलिफ था। वो खामोश थी, वो रो नहीं रही थी, चीख नहीं रही थी। हमजा के कदम जम गए। वो क्यों गिरफ्तार हुई? शायद वो भी, लेकिन कुछ था जो मैल नहीं खा रहा था। जैसे वो इसके करीब से गुजरने लगी, इसने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई। हमजा ने इन आंखों को देखा। वो आंसुओं से भीगी हुई थी, इनमें नमी थी, लेकिन ये खौफ के आंसू नहीं थे, ये जिल्लत के आंसू थे। और इन आंसुओं के पीछे एक अजीब सी चमक थी। ये गुस्सा नहीं था, ये इल्तिजा नहीं थी, ये कुछ और था। ये एक ऐसी गहरी नाकाबिले फहम चमक थी जिससे कोई सितारा टूट कर बुझ रहा हो। इसमें एक ऐसी वहशत ज़दा मासूमियत थी जो इस गंदी जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। हमजा उलझ सा गया। इसका अफसर वाला जहन जो हर चीज को स्याह और सफेद में देखता था, एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। ये लड़की ये जहां क्या कर रही थी? वो एक सेकंड के लिए रुका। इस लड़की की आंखें भी एक पल के लिए हमजा पर टिक गईं। वो सिर्फ इस वर्दी वाले अफसर को देख रही थी जो इनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। हमजा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और इससे पूछना चाहता था, तुम कौन हो? वो लेडी कांस्टेबल को रोक कर इससे अलग पूछगछ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लेडी कांस्टेबल इसे लेकर आगे बढ़ गई। हमजा वहीं खड़ा रहा। सर, एसएचओ ने इसे चौकन्ना किया। इमारत सील कर दें? हाँ। हमजा ने अपनी आवाज को बामुश्किल संभाला। सील कर दो और वार्डन को भी गिरफ्तार करो। वो रात भर सो नहीं सका। वो फाइलें साइन करता रहा, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाता रहा, लेकिन इसके जहन के पर्दे पर दो आंखें, वो निकाब के पीछे छुपी नमी और वो अजीब सी चमक बार बार आ रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो इसे जानता है। इसने खुद को झिड़का, तुम एक अफसर हो हमजा, तुम जज नहीं हो, तुम्हारा काम सिर्फ कानून पर अमल दरामद करवाना है। वो जो भी थी, गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। इसने इस वाक़े को अपने जहन के किसी कोने में दबा दिया। ये इसके काम का हिस्सा था, एक और फाइल, एक और केस। इसे क्या मालूम था कि सिर्फ 7 दिन बाद जिंदगी इसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ और इससे भी ज्यादा नामुमकिन सूरत हाल में ला खड़ा करेगी।
मौलवी साहब निकाह की कार्रवाई करके जा चुके थे। सरदार हाशिम खान ने अपने तई खानदान की इज्जत बचाकर सुकून का सांस लिया था और अपने कमरे में चले गए। दादी अम्मा और फूफो सुरैया ने मानूर को एक ऐसी नजर से देखा था जिसमें हकारत और गुस्सा था, और फिर वो भी अपने कमरों की तरफ बढ़ गई थी। बंगले का वसी लाउंज अब मुकम्मल तौर पर खामोश था। रहमत ने झिझकते हुए पूछा, साहब? हमजा, जो अब तक एक मुजस्मे की तरह साकित खड़ा था, इस आवाज पर चौंका। इसने एक नजर मानूर पर डाली। वो इसी सुर्ख भारी चादर में लिपटी फर्श पर नजरें गाड़े खड़ी थी, जैसे इसका वजूद ही ना हो। वो एक मुजरिम थी, एक मुलजिमी थी, या एक दुल्हन, कोई नहीं जानता था। इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ, हमजा ने इस सर्द लहजे में कहा। मानूर ने मेकान के अंदाज में कदम उठाए। इसके पांव शल हो चुके थे। वो रहमत के पीछे चलती हुई असिस्टेंट कमिश्नर के आलीशान ठंडे बेडरूम में दाखिल हुई थी। ये कमरा इसके ख्वाबों से भी बड़ा था, लेकिन इस वक्त ये इसे किसी कब्र से ज्यादा नहीं लग रहा था। रहमत इसे अंदर छोड़कर खामोशी से दरवाजा बंद करके चला गया। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। बाहर से सिर्फ झिंगिरों की आवाज आ रही थी। मानूर वहीं दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कमरे में एक कदम भी आगे बढ़ा सके। फिर दरवाजा खुला और हमजा अंदर दाखिल हुआ। इसने कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका, अपनी टाई की गिरा ढीली की और फिर वो इसकी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो इसने आज दोपहर दफ्तर में दिखाई थी, ना ही वो घबराहट थी जो अपने दादा के सामने थी। अब इसकी आंखों में एक जला देने वाला गुस्सा था। वो टहलता हुआ इसके करीब आया। मानूर ने खौफ से आंखें बंद कर ली। तो खुश हो तुम? हमजा की आवाज जहर में बुझी हुई थी। मानूर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके आंसू गालों पर बह रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो इस पर धारा। खुश हो तुम? यही चाहती थी तुम? एक अमीर शौहर, एक सरकारी बंगला, असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी बनने का बहुत शौक था। नहीं, मैं खुदा के लिए, इसकी आवाज बामुश्किल निकली, खुदा के लिए, हमजा ने तंजिया कहकर लगाया। खुदा का नाम मत लो, तुम जैसी लड़कियां सब जानती है। तुम जानती थी कि मैं अपने उस्ताद की बेटी को इनकार नहीं करूंगा। तुमने मेरी हमदर्दी का फायदा उठाया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने कुछ नहीं किया। वो सिसक पड़ी। कुछ नहीं किया? हमजा इस पर झुका। अगर तुम आज मेरे दफ्तर ना आती, अगर तुम मेरी जिंदगी में दाखिल ना होती, तो कुछ भी ना होता। तुम मेरी जिंदगी में आई और सब कुछ तबाह हो गया। इसने मुट्ठी भींच कर दीवार पर मारी। मेरे घर वाले, वो मुझ पर शक कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि मेरा किरदार खराब है। अरे वो मुझे जानते नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक दाग नहीं लगने दिया अपने ऊपर, और आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादा की नजरों में एक मुजरिम बन गया हूँ। महानूर ने नफी में सर हिलाया। इसके बाल इसके भीगे चेहरे पर बिखर गए। मेरा यकीन करे, मैं तो सिर्फ खामोश। हमजा ने गरज कर कहा, एक लफ्ज भी मत बोलना। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ मुझसे बुलवाया। ये मेरी बीवी है, और इस झूठ की कीमत क्या मिली मुझे? ये इसने इसकी तरफ इशारा किया। इन्होंने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पर शक कर रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो इस पर सारा गुस्सा निकाल रहा था जो वो अपने दादा पर, अपनी फूफो पर या अपनी किस्मत पर नहीं निकाल सकता था। वो सबसे आसान हदफ थी। वो एक कमजोर बेसहारा लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने तुम्हारे बाप, अपने उस्ताद की वजह से तुम पर तरस खाया था। हमजा ने थके हुए शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मैंने सोचा मैं इनकी अमानत को संभाल लूंगा, लेकिन तुम तो एक अजाब बनकर नाजिल हुई हो। वो चंद लम्हे इसे घूरता रहा, जो अब बेदम होकर वहीं दीवार के साथ फर्श पर बैठ गई थी। सुन लो, हमजा ने आखिरी बार कहा, ये शादी एक झूठ थी और ये एक झूठ ही रहेगी। तुम इस कमरे में रहोगी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। वो रुका नहीं। इसने सोफे से एक तकिया और चादर उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। मैं स्टडी रूम में सो रहा हूँ। दरवाजा बंद होने की आवाज एक धमाके की तरह आई। महानूर ने अपने घुटने सीने से लगाए और इस ठंडे अजनबी कमरे में अपनी नई जिंदगी की पहली रात पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह कयामत थी। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। सरदार हाशिम खान खामोश पुरवकार बैठे थे। दादी अम्मा और फूफो सुरैया की नजरें मुसलसल महानूर का जायजा ले रही थी, जो रात के मैले कपड़ों में सूजी हुई आंखों के साथ एक मुजरिम की तरह कुर्सी पर सुकरी बैठी थी। हमजा वर्दी में मलबूस तैयार था। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुकम्मल तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में था। जो हुआ सो हुआ। सरदार हाशिम ने नाश्ता खत्म करते हुए रोबदार आवाज में कहा,
اب یہ لڑکی اس گھر کی عزت ہے, ہماری بہو ہے. انہوں نے حمزہ کو دیکھا اور حمزہ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے, لیکن اب اس رشتے کو نبھانا تمہاری ذمہ داری ہے. اس لڑکی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. پھپھو نے منہ بنایا. ابا جان آپ بھی کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اس نے تو ہمارا سر جھکا دیا تھا. خاموش سریا, دادا جان نے ڈانٹا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. آدھے گھنٹے بعد پورا خاندان جس طوفان کی طرح آیا تھا اس طرح واپس جا چکا تھا. جیسے دادا کی گاڑی گیٹ سے نکلی, حمزہ جو انہیں الوداع کرنے باہر گیا تھا, اس کا چہرہ برف کی طرح ٹھنڈا اور سپاٹ تھا. وہ لاؤنج میں کھڑی مانور کے پاس سے گزرا, لیکن جیسے وہ وہاں تھی نہیں. رحمت, اس نے آواز دی. جی صاحب. بی بی کو اوپر گیسٹ روم میں شفٹ کر دو, یہ اس کا پہلا حکم تھا. اس نے مانور کو اپنے کمرے سے بھی نکال دیا تھا. اور مجھے آج رات دیر ہو جائے گی, میٹنگ ہے, وہ کہہ کر چلا گیا. اس دن کے بعد بنگلے پر ایک عجیب اداس خاموشی چھا گئی. حمزہ گھر پر بہت کم ٹکتا. وہ صبح سویرے چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا. جب مانور اپنے کمرے میں بند ہو چکی ہوتی, وہ جان بوجھ کر اسے بچتا تھا. وہ اس گھر کو صرف سونے کے لیے استعمال کرتا تھا. کبھی کبھار اگر دن میں اس کا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا. وہ رحمت کو آواز دیتا یا فون پر بات کرتا, لیکن مانور سے وہ ایک لفظ بھی نہیں کہتا. وہ اس کے وجود سے انکاری ہو چکا تھا, اور مانور وہ اس بڑے خالی بنگلے میں ایک قیدی بن کر رہ گئی تھی. وہ اپنی قسمت پر شاکی رہتی. وہ گھنٹوں کھڑکی کے پاس بیٹھی باہر سڑک کو دیکھتی رہتی جہاں لوگ آزاد گھوم رہے تھے. وہ روتی رہتی. وہ سوچتی کہ میرا گناہ کیا تھا؟ کیا یتیم ہونا گناہ تھا یا مدد مانگنا؟ وہ اس حمزہ کو یاد کرتی جو اس کے باپ کا سنجیدہ اسٹوڈنٹ تھا, جو اس کی شرارتوں پر جھینپ جاتا تھا. اور پھر اس حمزہ کو دیکھتی جو اسسٹنٹ کمشنر تھا, جو اس کا شوہر تھا اور جس کے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ اس عالیشان بنگلے میں اسسٹنٹ کمشنر کی کاغذی بیوی بن کر اداس پھرتی رہتی اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی. ایک شام جب رحمت اس کے لیے کھانا کی ٹرے لے کر گیا تو وہ پریشان ہو گیا. مانور بستر پر بے سود پڑی تھی. اس کا چہرہ زرد تھا اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی. بی بی جی, رحمت نے گھبرا کر آواز دی. مانور نے بامشکل آنکھیں کھولی. اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا. بی بی جی, آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ پانی, اس کے ہونٹوں نے بامشکل آواز نکالی. رحمت نے بھاگ کر پانی کا گلاس بھرا اور اس کا سر اٹھا کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی, لیکن گلاس اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. وہ شدید بخار میں تھی. رحمت, جو ایک پرانا اور وفادار ملازم تھا, صورتحال کی سنگینی کو سمجھ گیا. وہ جانتا تھا کہ صاحب نے اس لڑکی سے بات کرنے سے منع کیا تھا, لیکن یہ معاملہ بے انسانی جان کا تھا. رات 11 بجے جب حمزہ اپنی جیپ سے اترا, وہ آج معمول سے بھی زیادہ تھکا ہوا اور چڑچڑا تھا. ایک انکوائری میں اس کا دن بہت برا گزرا. وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں گھس گیا, کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. کون ہے؟ وہ گرجدار آواز میں بولا. رحمت نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا. صاحب, کیا مصیبت ہے رحمت؟ حمزہ نے سر اٹھائے بغیر کہا. تھا نا, مجھے ڈسٹرب مت کرنا. صاحب, وہ بی بی جی کی. حمزہ کا موڈ اور بگڑ گیا. اب کیا ہوا اس سے؟ نہیں صاحب, رحمت کی آواز میں ایک غیر معمولی سنجیدگی تھی. بی بی جی بہت بیمار ہے. ان کا جسم آگ کی طرح تپ رہا ہے. وہ صبح سے بے ہوش پڑی ہیں. حمزہ نے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا. بیمار؟ بے ہوش؟ یہ ایک نئی پریشانی تھی. اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ وہ اس کے استاد کی بیٹی تھی اور اب قانونی طور پر اس کی بیوی تھی. وہ اس کی ذمہ داری تھی, اور ایک ایسی ذمہ داری جسے وہ نبھانا نہیں چاہتا تھا لیکن چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. ڈاکٹر کو فون کیا ہے؟ اس نے پوچھا. صاحب, پہلے آپ خود دیکھ لیں, مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. حمزہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ تیز قدموں سے اسٹڈی روم سے نکلا اور گیسٹ روم کی طرف بڑھا. اس کا دل بھاری ہو رہا تھا. وہ اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا, خاص طور پر جب وہ کمزور ہو. اس نے دروازہ کھولا. کمرہ نیم تاریک تھا. صرف ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی پھیلی تھی. مانور بستر پر ایک چھوٹی سی گٹری کی طرح سکڑی پڑی تھی. اسے شاید وہی پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی. اس کی ہلکی ہلکی کڑاہنے کی آواز آ رہی تھی. حمزہ چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا, پھر وہ ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا. مانور, اس سے اپنی آواز کو سخت رکھنے کی کوشش کی, لیکن اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی تشویش آ گئی تھی. کوئی جواب نہیں آیا. وہ بستر کے قریب پہنچا اور جھکا. اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا. اس کا ہاتھ جلنے لگا.
इससे तो बहुत तेज बुखार है। तभी महानूर ने बुखार की हालत में आंखें खोल दी। वो खौफजदा थी, आंसुओं से भरी हुई, और बुखार की शिद्दत से इनमें एक अजीब सी शीशे जैसी चमक थी। वो इसे देख रही थी लेकिन पहचान नहीं रही थी। इनमें वही वहशत, वही बेबसी और वही जिल्लत थी। हमजा वहीं जम गया, इसके दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। इसने ये आंखें पहले देखी थी, और फिर एक झमाके से इसकी आंखों के सामने चंद दिन पुराना मंजर घूम गया। न्यू गर्ल्स हॉस्टल की तारीख गली, सस्ते परफ्यूम की बू, गिरफ्तार होने वाली लड़कियां, और वो एक लड़की जो स्याह नकाब में थी। वो लड़की जिसने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई थी। हमजा का दिमाग चकरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बेख्तियार पीछे हटा। वो लड़की जिस पर इसे तरस आया था, वो महानूर थी। इसका मतलब है कि वो इस घिनौने अड्डे पर, इसका जहन जो पिछले एक हफ्ते से इस जबरी शादी पर गुस्से में था, अब एक नई नफरत से भर गया। तुम, इसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। महानूर जो बुखार में बड़बड़ा रही थी, इसकी आवाज की सख्ती से चौंकी। इसने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की। हमजा इस पर झुका, इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो हॉस्टल इस रात वो तुम थी? महानूर की बुखार ज़दा आंखें खौफ से फैल गईं। ये वो सवाल था जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही थी। क्या? झूठ मत बोलना, हमजा इस बार धारा। इस रात रेड में जो लड़कियां पकड़ी गई थी, इनमें से एक तुम थी? बोलो। महानूर का पूरा वजूद कांपने लगा। इसका बुखार जैसे एक लम्हे में उतर गया। इसका सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज इस शख्स के सामने आ गया था जिसे वो सबसे ज्यादा छुपाना चाहती थी। वो सच और झूठ के दरमियान अटक गई। बोलो महानूर। हमजा ने इसका बाजू पकड़ के इसे झंझोड़ा। क्या तुम इस रात इस हॉस्टल में मौजूद थी? बुखार, कमजोरी और अब ये खौफनाक इंकशाफ। महानूर की हिम्मत जवाब दे गई। इसने हार मान ली। इसने रोना शुरू कर दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी सिसकियों में डूब गई। लेकिन हमजा को अपना जवाब मिल गया। हाँ, इसने एक कांपती हुई आवाज में इतराफ किया। वो मैं ही थी। हमजा ने इसका बाजू ऐसे झटका जैसे इसने किसी गंदी चीज को छू लिया हो। वो 2 कदम पीछे हटा। इसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन नफरत और हकारत थी। तो ये हो तुम? इसने थूक निगलते हुए कहा। ये मेरे उस्ताद की बेटी, ये है इनकी तरबियत। इसने महानूर को कोई और सवाल करने या सफाई देने का मौका नहीं दिया। वो मुड़ा और तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। महानूर ने इसे पुकारने की कोशिश की, मेरी बात सुने। मैं वहां, लेकिन वो जा चुका था। वो इसी बुखार ज़दा ठंडे कमरे में अपने सबसे बड़े राज के खुल जाने पर अकेली रोती रह गई। 5 साल एक तवील अरसा होता है। हमजा हाशिम खान अब इस जिले का असिस्टेंट कमिश्नर नहीं था। इस रात महानूर का एतराफ सुनने के बाद वो गुस्से और हकारत से भर गया था। वो बंगला वापस आया और रहमत को पैसों का एक बंडल दिया कि वो इस लड़की को जहां जाने भेज दे, और खुद एक तवील छुट्टी पर चला गया। इसका तबादला हो चुका था। इन 5 सालों में वो कई शहरों में भटकता रहा। इसके दादा जो इसकी हरकत से वाकिफ हो चुके थे, इससे सख्त नाराज से इसका करियर मुतासिर हुआ, लेकिन इससे ज्यादा इसका जमीर मुतासिर हुआ था। वो नकाब वाली आंखें और वो फिर बुखार में तपती वही आंखें इसका पीछा करती रहीं। इसने खुद को कभी माफ नहीं किया। आज 5 साल बाद वो एक पुरानी इंक्वायरी की फाइल के सिलसिले में अपने ऑफिस आया था। इसे बताया गया था कि यहाँ नई तैनाती हुई एसी साबिका जिला की है, एक नौजवान और इंतहाई सख्त अफसर की। वो पुराने जाने पहचाने दफ्तर के दरवाजे पर रुका। इसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। इसका पुराना दफ्तर था, हर चीज वैसी थी। एक्सक्यूज मी सर। इसने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाए। अंदर से एक निस्वानी पुरवकार और बेहद मानूस आवाज आई। हमजा के कदम वहीं जम गए। ये आवाज नहीं, ये इसका वहम था। इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर की वही बड़ी स्याह कुर्सी, असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी मेज पर पड़ी। नेम प्लेट पर लिखा था मानूर अनवर। कुर्सी पर फाइलों में घिरी वो औरत बैठी थी जिसे वो 5 साल पहले बुखार में तड़पता हकारत से ठुकरा कर छोड़ आया था। हमजा को लगा जैसे किसी ने इसके पाँव के नीचे से जमीन खींच ली हो। ये मानूर थी, लेकिन ये वो मानूर नहीं थी। वो सुकरी सहमी रोती हुई लड़की नहीं थी। ये एक पूरे एतमाद ज़हीन और बावकार खातून थी। इससे सादा सा खूबसूरत लिबास पहना था, बाल सफाई से बंधे थे, और इसकी आंखों में अब वो वहशत या नमी नहीं थी। इनमें एक अफसर की चमक और जहानत थी।
वो महानूर को बैठा देखकर चौंक गया। महानूर ने फाइल से नजरें उठाई। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में 5 साल पुराना दर्द लहरा गया, लेकिन इसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। मिस्टर हमजा हाशिम खान, इसने पेशा वराना अंदाज में कहा। इसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, जैसे वो किसी अजनबी शख्स से बात कर रही हो। बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। मुझे बताया गया था कि आप फाइल के सिलसिले में आ रहे हैं। हमजा, जो अब भी सदमे की हालत में था, एकदम बोला, जी वो फाइल। इसके हलक में अल्फाज अटक रहे थे। ये रही। महानूर ने एक फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। मैंने कल रात इसे स्टडी किया, आपके दस्तखत की जरूरत है। पुरानी इंक्वायरी है, आपको इसे बंद कर देना चाहिए था। इसका लहजा इतना प्रोफेशनल था कि हमजा को एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जो कभी इसका अफसर था, आज इसके सामने एक साइल बनकर बैठा था। 10 मिनट तक वो काम की बात करती रही। वो इसे कानून की पेचीदगियां समझा रही थी और हमजा सिर्फ इसका चेहरा देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मिस्टर खान, महानूर ने टोका, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ। हमजा ने जल्दी से फाइल पर दस्तखत किए। काम खत्म हो चुका था। कमरे में एक भारी तकलीफ दे खामोशी छा गई। हमजा उठने लगा, लेकिन इसके अंदर का बोझ इसे उठने नहीं दे रहा था। वो झिझकते हुए रुका। महानूर, इसने नजरें उठाकर इससे देखा। वही सर्द पेशा वराना नजरें। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? इसने आखिरकार पूछ लिया। महानूर चंद लम्हे देखती रही, फिर इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। यहाँ तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था हमजा। इसने पहली बार इसका नाम लिया। जिस रात तुम मुझे छोड़कर गए थे, मैं भी इस बंगले से निकल गई थी, तुम्हारे दिए हुए पैसों से नहीं, अपने वालिद की दी हुई तरबियत और एतमाद लेकर। हमजा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। तुम तो मेरा एतबार नहीं किया ना, वो कहती रही। इसकी आवाज में अब 5 साल पुराना दर्द छलक रहा था। लेकिन मुझे खुद पर यकीन था। मुझे अपने बाप की तरबियत दिखानी थी। मुझे साबित करना था कि प्रोफेसर अनवर की बेटी हालात से घबराकर गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। इसलिए मैंने मेहनत की। मैंने वही इम्तिहान पास किया जिसकी तैयारी तुम मेरे बाबा से करने आए थे। और आज मैं इसी कुर्सी पर हूँ जिस पर बैठकर तुमने कभी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। महानूर, मैं हमजा के पास अल्फाज नहीं थे। तुम जानना चाहते थे ना इस रात हॉस्टल में क्या हुआ था? महानूर ने खुद ही कहा। सुनो, इस दिन हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मैं अपने रिश्तेदारों के तानों से भागकर इस शहर में नौकरी ढूंढने आई थी। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। इस औरत ने मुझे सस्ते हॉस्टल का बताया। मुझे खुदा की कसम, मुझे नहीं मालूम था वहां क्या होता है। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने इन्हें गिरने नहीं दिया। मैं इस साथ वहां पहुंची थी कि तुम्हारा रेट पड़ गया। मैं इस माहौल से इतनी खौफजदा थी कि मैंने नकाब कर लिया और तुमने मुझे इन सब लड़कियों जैसा समझ लिया। और फिर जब मैं तुम्हारे घर में थी बीमार, तुमने मेरी सच्चाई नहीं सुनी। तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुमने अपना फैसला सुनाया और चले गए। हमजा अब कुर्सी पर बैठा नहीं था। वो शर्मिंदगी और एहसास जुर्म से झुका जा रहा था। महानूर, इसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अंधा हो गया था अपने ओहदे के गरूर में, अपने खानदान की झूठी शान में। मैंने एक बेगुनाह पर एतबार नहीं किया। वो अपनी कुर्सी से उठा और असिस्टेंट कमिश्नर की मेज के सामने खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो महानूर, मैं इन 5 सालों में एक दिन भी सुकून से नहीं सोया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। महानूर की आंखें जो इतनी देर से जब्त किए हुए थी, आंसू बह निकले। वो गुस्सा, वो दर्द जो उसने 5 साल पहले अपने सीने में छुपाए रखा था, वो इस पर एतराफ पर पिघल गया। हमजा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ महानूर, इसने टूटे हुए लहजे में कहा, अगर तुम मुझे माफ कर सको। इस शाम जब हमजा की गाड़ी हवेली के बड़े गेट पर रुकी तो ये मंजर 5 साल पहले वाले मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमजा ने खुद गाड़ी का दरवाजा खोला। महानूर वही वकार पुरएतमाद महानूर गाड़ी से उतरी। सामने बरामदे में सरदार हाशिम खान अब बूढ़े हो चुके थे, लाठी के सहारे खड़े थे। इनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहादुर बच्ची, वो आगे बढ़े। मेरा पोता बेवकूफ था, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। मुझे माफ कर देना बेटी, हम तुम्हारे मुजरिम हैं। दादी अम्मा और फूफो सुरैया शर्मिंदगी से नजरें झुकाए इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं। साहिबा माँ एसी, हमजा ने महानूर का हाथ थामा। घर में खुशामदीद
مانور نے ایک نظر حویلی پر، ایک نظر حمزہ پر اور ایک نظر آسمان پر ڈالی جہاں اس کے والد کا ستارہ مسکرا رہا تھا۔ وہ پھر مسکراتے ہوئے مطمئن انداز میں اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔